हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द डार्क नाइट राइजेस। और ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपने मुंह पे एक मास्क लगा रखा होता है और उस आदमी का नाम वेन होता है। और इस आदमी ने अपने प्लान के मुताबिक एक डॉक्टर एविन जो एक न्यूक्लियर टीवी से अब वैन उन्हें अब किडनैप कर लेता है। और वेन जो एक बहुत खतरनाक गुंडा होता है, वो एक वेन कभी एक डार्क और शेडोज का मेंबर हुआ करता था। और ये ग्रुप वही होता है जिसके लीडर को बैटमैन ने लास्ट पार्टी में मार दिया था। और ये ग्रुप काफी ज्यादा खतरनाक होता है। डार्क और शेडोज वही ग्रुप है जिससे ब्रूस ली ने खुद भी ट्रेनिंग ली थी और आगे चलकर ब्रूस ली एक बैटमैन बन गया था। और अब जोकर के द्वारा किए गए क्राइम्स का नामो निशान मिट गया था, क्योंकि जोकर काफ़ी टाइम से अब जेल में ही कैद था। और इसी वजह से अब जिस शहर में बैटमैन रहता था उस शहर में क्राइम एकदम से बंद हो गए थे। उस शहर के लोगों को ऐसा लगता था कि लॉयर की वजह से इस शहर के क्राइम सारे खत्म हुए हैं। और वो लोग अब बैटमैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा मानते थे। पिछले 8 सालों में जितने भी कत्ल और मर्डर हुए थे उन सब में लॉयर का हाथ था। लेकिन बैटमैन ने लॉयर को बदनाम नहीं किया। उसने लॉयर के सर पे लगे हुए इल्जाम को अपने सर पे ले लिया। और इसी वजह से बैटमैन अब काफ़ी ज़्यादा बुरा बन गया है। और इन पिछले 8 सालों में बैटमैन को किसी ने भी नहीं देखा था। बट इन्हीं में जो कमिश्नर था उसे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता था, क्योंकि वो बैटमैन और लॉयर के साथ में वो शामिल था। अब कुछ दिन बाद एक प्रोग्राम होता है जिसमें अब वो कमिश्नर सभी लोगों को ये सच बताना चाहता था कि पिछले 8 साल पहले लॉयर ने काफ़ी सारे लोगों को मारा था, लेकिन लॉयर बदनाम ना हो इसी वजह से बैटमैन ने इसका सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया था और लॉयर को बहुत अच्छा साबित कर दिया था। लेकिन कमिश्नर ये सब कुछ पूरी दुनिया को नहीं बताता है और वो किसी कारण से रुक जाता है। बट उसी पार्टी में एक वेटर होती है और उस वेटर का नाम होता है जरीना। और वो उस कमरे में जाती है जो कमरा ब्रूस वेन का होता है। और ब्रूस वेन पिछले 8 सालों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। अब वहाँ पे हम ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा और उसकी दाढ़ी मूछें भी होती हैं और उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, जो एक स्टिक की मदद से अब चलता है। जरीना आती है और ब्रूस वेन के कमरे में सिर्फ वही जा सकता था जो उसके लिए ज़रूरी सामान को अवेलेबल करता था। जो वेटर होती है वो अब ब्रूस वेन के लिए ही खाना लेकर के जाती है। उसी टाइम ब्रूस वेन अब जरीना के गले में एक मोतियों का हार देखता है और वो हार ब्रूस वेन की मॉम का होता है। अब ब्रूस वेन जरीना से कहता है कि तुम इस हार को यहाँ से लेकर के नहीं जा सकती हो, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब ब्रूस वेन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट वहीं पे एक आदमी होता है जो अब ब्रूस वेन से कहता है कि हमें इसे पकड़ना चाहिए और इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। तब ब्रूस वेन कहता है कि नहीं, वो यहाँ पे हार चोरी करने नहीं आई थी, उसे यह हार पसंद आया तो उसने इस हार को उठा लिया था। और वो एक बहुत शातिर चोर है, वो यहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट्स को लेने आई थी। वो काफ़ी धोखाधड़ी कर चुकी है, काफ़ी शातिर चोर है। इसके बाद एल्फ्रेड जो वहीं पे ब्रूस वेन के साथ होता है, वो अब ब्रूस वेन से कहता है कि तुम्हें अब अपने रूम से बाहर निकलना चाहिए। काफ़ी साल हो गए हैं तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। तब ब्रूस वेन एल्फ्रेड से कहता है कि नहीं, मेरा अभी इस दुनिया में कोई नहीं रहता है और मुझे इस दुनिया से कोई काम नहीं। नाम में पता चलता है कि ब्रूस वेन जो रीचल से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और रीचल जो लॉयर की फ्रेंड होती है। लेकिन पिछले पार्ट में रीचल की मौत हो गई थी और उसकी मौत की वजह से ब्रूस वेन को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था और इसी वजह से वो अब अपने कमरे से बाहर नहीं आता है। अब हमें नेक्स्ट सीन शिफ्ट करते हैं सलीना के पास, जो अब एक आदमी के पास आई होती है ब्रूस वेन की फिंगरप्रिंट्स का सौदा करने के लिए। बट वहाँ जो सलीना से आदमी मिलने आया होता है वो अब सलीना को धोखा देता है और सलीना को पकड़ लेता है। अब सलीना चालाक होती है, इसी वजह से वो अपनी चालाकी से उसके चंगुल से भाग जाती है और वो वहाँ पे पुलिस को बुला देती है। उसी भी सलीना वहाँ से भाग तो जाती है, लेकिन तब तक कि वहाँ पे अब कमिश्नर आता है। बट उसी टाइम वहाँ के जो सलीना से मिलने लोग आए होते हैं वो लोग अब कमिश्नर को पकड़ लेते हैं और उसे किडनैप करके सीधे वेन के पास लाते हैं। वेन जिसने गौतम शहर के नीचे एक सुरंग में अपना अड्डा बना रखा होता है। अब कमिश्नर को वहाँ पे पकड़ के लाया जाता है, जिसके बाद कमिश्नर वहाँ से किसी तरीके से अपने जान बचा करके उस सुरंग से भाग जाते हैं और इसी बीच कमिश्नर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद कमिश्नर को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है और जॉन अब ब्रूस वेन के पास आता है। और यहाँ में पता चलता है कि जो पुलिस ऑफिसर जॉन है उसका बचपन एक ऑर्फनेज में बीता है और वो ऑर्फनेज ब्रूस वेन की चैरिटी से ही चलता था। और पुलिस ऑफिसर जॉन को ये पता होता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है, क्योंकि उसे ये चीज़ बचपन में ही पता लग गई थी। अब जॉन ब्रूस वेन को बताता है कि अब वो ऑर्फनेज नहीं चलता है, क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी चैरिटी नहीं आती है। साथ ही जॉन अब ब्रूस वेन को ये भी बताता है कि गौतम शहर को बैटमैन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पे ब्रूस वेन जो एल्फ्रेड से पूछता है कि ऑर्फनेज को चैरिटी क्यों नहीं चाहती है। अब
तब एल्फ्रेड जॉन ब्रूस वेन को बताता है कि ऑर्फनेज में जो चैरिटी जाती थी वो वेन की कंपनी से ही जाती थी, और जब ये कंपनी चलेगी ही नहीं, इसमें जब कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं तो फिर चैरिटी कहाँ से जाएगी। अब ब्रूस वेन ये सारी बातें सुनकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब उसकी कंपनी को अब मैं अपनी कंपनी को दोबारा से चलाऊंगा, उसमें दोबारा से प्रॉफिट कराऊंगा और फिर ऑर्फनेज में चैरिटी भेजूंगा। इसी वजह से अब ब्रूस वेन अपने कमरे से बाहर आता है और वो सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है और वो वहाँ जा करके डॉक्टर से मिलता है। उसकी भी जो ब्रूस वेन था उसे चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, उसकी नीज में कोई प्रॉब्लम होती है। तब डॉक्टर बताता है कि आपकी नीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जिस हॉस्पिटल में ब्रूस वेन आया होता है उसी हॉस्पिटल में अब कमिश्नर भी एडमिट होता है और ब्रूस वेन यहाँ पे कमिश्नर से ही मिलने के लिए आता है। अब ब्रूस वेन अपने चेहरे को एक मास्क से ढक देता है और क्योंकि कमिश्नर को नहीं पता होता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। अब वहाँ पे ब्रूस वेन जो अब बैटमैन बन के आया होता है और कमिश्नर बैटमैन से कहता है कि अब इस गॉथम शहर को बैटमैन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस क्राइम को हमने दफना दिया था अब वो दोबारा से जिंदा हो रहा है, क्योंकि कमिश्नर ने सुरंग के अंदर पूरी एक टीम वेन की जो तैयार हो रही थी उसको देख लिया था और वो समझ गया था अगेन से इस शहर में बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। और ये सारी बातें सुनने के बाद बैटमैन वहाँ से निकल जाता है और अब सीधे बैटमैन एक पार्टी में आता है जहाँ पे अब सलीना होती है। अब ब्रूस वेन सलीना से मिलता है और ब्रूस वेन को ये पता लग जाता है कि सलीना ने ही मेरे घर से मेरी फिंगरप्रिंट्स को चुराया था और साथ ही मेरे मॉम का जो नेकलेस था वो भी सलीना ने ही लिया था। इसी वजह से अब ब्रूस वेन सलीना के साथ एक डांस करने लगता है। आते ही ब्रूस वेन को ये भी पता होता है कि सलीना इस पार्टी में एक बहुत बड़ी चोरी करने के लिए आई है और अब वो सलीना से कहता है कि अगर तुमने इस पार्टी में चोरी किया तो मैं सभी लोगों को जोर से बता दूंगा कि तुम एक बहुत बड़ी चोर हो और सब फिर तुम्हें पकड़ लेंगे। सलीना अब कुछ नहीं करती है और साथ ही ब्रूस वेन उसके गले से अपनी मॉम का नेकलेस भी उतार लेता है, जिसके बाद सलीना यहाँ से चली जाती है। उसी टाइम ब्रूस वेन को ध्यान आता है कि सलीना यहाँ से चली तो गई है लेकिन साथ में वो उसकी गाड़ी को भी चुरा ले गई है। उसके बाद अब ब्रूस वेन सीधे फॉक्स के पास आता है और फॉक्स जिसको ब्रूस वेन ने अपनी वेन कंपनी का सीईओ बना दिया था, और फॉक्स वही आदमी है जो ब्रूस वेन को बैटमैन का सूट और हाई इक्विपमेंट्स दिया करता था। लेकिन अब ब्रूस वेन बैटमैन नहीं बनता है और वो काफ़ी सालों से अपनी कंपनी में भी नहीं आया होता है। इसी वजह से अब वो काफ़ी टाइम बाद फॉक्स से मिलता है और वो आकर के अब फॉक्स से पूछता है कि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, हमारी कंपनी में इतना भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है कि हम एक ऑर्फनेज को चैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तब फॉक्स ब्रूस वेन से कहता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के पीछे सारा पैसा लगा दिया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर और बाद में आपने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रूस वेन ने उस प्रोजेक्ट को इसलिए बंद किया था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर ये इस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा तो इससे ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। लेकिन अभी भी ब्रूस वेन उस प्रोजेक्ट को दोबारा से एक्टिव नहीं करना चाहता था, जिसके बाद फॉक्स अब ब्रूस वेन को एक फ्लाइट भी दिखाता है और उससे कहता है कि इस फ्लाइट को मैंने बनाया है और इस फ्लाइट का नाम मैंने दी बैटमैन दिया है। बट इस फ्लाइट में एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये फ्लाइट ऑटोमेटिक नहीं चल सकती है, इसके अंदर किसी को बैठना होगा जो इस मशीन को एक्टिव कर सके। उसके बाद ब्रूस वेन यहाँ से चला जाता है और टीम अब अपने घर आकर के अपनी नीज में एक रोबोटिक मशीन लगाता है, जिसकी वजह से वो अब लग रहा है कि नहीं चलता है और वो एकदम सीधे से चलने लगता है। और अब दोबारा से ब्रूस वेन अपने बैटमैन के सूट को पहनने की वजह पे ऐसे जो नहीं चाहता था कि ब्रूस वेन अब बैटमैन बने, क्योंकि अब ब्रूस वेन पहले जैसा नहीं रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसके अंदर वो सारी पावर नहीं है। साथ ही एल्फ्रेड अब ब्रूस वेन के बारे में भी बताता है और कहता है कि इस दुनिया के नीचे एक प्राचीन कुआं है और उस कुएं में लोगों को छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, उसके बाद उस कुएं से कोई भी बाहर नहीं आ पाता हुआ, लेकिन वेन जो उस कुएं से बाहर आ चुका है और फिर वो उसी ग्रुप का मेंबर बना जिस ग्रुप के मेंबर आप हुआ करते थे, यानी कि लीग ऑफ शैडोज का वो एक मेंबर था और उसको राजकुल ने ही ट्रेनिंग दी है। और ये वही आदमी है जिसने आपको भी ट्रेनिंग दी थी, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। और अब जिसके बाद ब्रूस वेन एल्फ्रेड की बातों को ध्यान नहीं देता है और उसकी बातों को इग्नोर करके अपने बैटमैन सूट को पहन करके वो सीधे बॉटम की गलियों में घूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब वेन को दिखाया जाता है जो अब अपनी पूरी टीम के साथ शेयर मार्केट के ऊपर अटैक कर देता है। अब वेन के पास ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट ही होते हैं जो सलीना ने उसके घर से चुराए होते हैं। उसकी मदद से वेन अब शेयर मार्केट से काफ़ी सारा शेयर खरीद लेता है, जिसकी वजह से ब्रूस वेन की कंपनी पूरी तरीके से डूब सकती थी। लेकिन उसी टाइम अब वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो अब उस कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन काट देती है, लेकिन अगले दिन जो मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो सारा प्रोसेस धीमा हो जाता है। और अब पुलिस को आते हुए देखकर कि ब्रूस वेन के टीम मेंबर्स होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। अब वहीं पर बैटमैन जो अब उस आदमी का पीछा करता है जिसके पास वो लैपटॉप होता है जिसमें ये सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है।
और उस आदमी ने शेयर मार्केट से ब्रूस वेन की कंपनी के थ्रू काफ़ी सारे गलत शेयर्स खरीद लिए होते हैं। अब जब तक कि बैटमैन उस आदमी को पकड़ता है तब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ब्रूस वेन की कंपनी से वो सारे शेयर खरीद लिए जाते हैं। अब उसी टाइम वहाँ पे अब पुलिस भी आ जाती है और पुलिस अब बैटमैन को पकड़ना चाहती थी क्योंकि पिछले 8 सालों में अब पहली बार देखा गया है और उसके ऊपर काफ़ी सारे से इल्ज़ाम होते हैं। उसके ऊपर लॉयर को मारने का इल्ज़ाम होता है, साथ ही 2 लोगों को और मारने का भी इल्ज़ाम होता है। मगर उसी टाइम अब वहाँ से बैटमैन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसे फॉक्स ने बैटमैन के लिए बनाया होता है, जो ऑटो पायलट नहीं होता है, उसे बैटमैन ही एक्टिव करता है और उसी की मदद से बैटमैन वहाँ से भाग जाता है। पुलिस अब बैटमैन का पीछा कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें सेलिना को दिखाया जाता है जो अब उस आदमी के पास आई होती है जिसको उसने ब्रूस वेन की फिंगरप्रिंट्स बेचे होते हैं। और सेलिना उस आदमी के वहाँ घर पे इसीलिए आई होती है क्योंकि वो उसकी तिजोरी से कुछ चुराने आई होती है और दरअसल सेलिना उसकी जो आदमी को वो फिंगरप्रिंट्स इसीलिए बेचती क्योंकि उस आदमी के पास कुछ खास चीज़ होती है और वो चीज़ ऐसी होती है जिससे किसी भी आदमी के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को हटाया जा सकता था और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्लीन शीट होता है। यहाँ पे सेलिना के काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं और वो उन सभी को एकदम से पूरा हटाने के लिए उससे उस सॉफ्टवेयर को चुराने के लिए आई होती है, जिसके बाद वो आदमी सेलिना को बताता है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना ही नहीं। जिसे ऐसा लगा था कि सॉफ्टवेयर क्लीन शीट अब बन चुका है। सिर्फ एक अफवाह थी और इस अफवाह को अंडरवर्ल्ड के लोगों ने ही फैलाया होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो ये आदमी है ये बेन के साथ मिला हुआ है और ये बेन के साथ मिल करके ब्रूस वेन की पूरी कंपनी को हड़पना चाहता था। भी सेलिना उस आदमी के ऊपर हमला करने लगती है बट उसी टाइम उस आदमी की पूरी टीम आ जाती है और वो आकर के सेलिना के ऊपर हमला करने लगती है। बट उसी बीच जब वहाँ पे बैटमैन आ जाता है जो अब सेलिना की जान बचा करके उसे वहाँ से लेके चला जाता है। फिर अगले दिन ब्रूस वेन को ये पता चलता है कि अभी तक शेयर मार्केट से ब्रूस वेन की कंपनी ने जितने भी शेयर्स खरीदे थे वो कंपनी रातों रात पूरी तरीके से डूब चुकी है और ब्रूस वेन की जो बेन कंपनी है वो अब पूरी तरीके से डूब चुकी है, यानी कि ये ब्रूस वेन पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। यहाँ पे ब्रूस वेन समझ आता है कि ये सब कुछ अब उस आदमी यानी कि डैकेट ने करवाया है। वो डैकेट के हाथों उस न्यूक्लियर रिएक्टर को नहीं लगने देना चाहता था। वो ब्रूस वेन की कंपनी में ही होता है, इसी वजह से वो अब अपनी कंपनी का सीईओ एक मिरांडा नाम की लड़की को बना देता है और वो लड़की समाज के लिए काफ़ी अच्छी काम किया करती थी। साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन होती है और मिरांडा जो अब ब्रूस वेन की कंपनी की सीईओ बन जाती है और जैसे ही वो ब्रूस वेन की कंपनी की सीईओ बनती है ये चीज़ सुन करके डैकेट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि ब्रूस वेन की कंपनी का सीईओ वो खुद बनना चाहता था। जिसके बाद अब डैकेट बेन के पास आता है और उसे आकर के सारी बातें बताता है। वहीं पे बेन जो डैकेट से कहता है कि मेरे प्लान के मुताबिक ही सब कुछ चल रहा है और जिसके बाद बेन अब डैकेट को गोली मार देता है और डैकेट की वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब मिरांडा को दिखाया जाता है और साथ ही ब्रूस वेन को दिखाया जाता है। अब मिरांडा ब्रूस वेन की कंपनी की सीईओ बन जाती है और इसी वजह से ब्रूस वेन और मिरांडा काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन ये भी चाहता था कि वो अब बेन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। उसे बेन को ख़त्म करने के लिए सेलिना का साथ चाहिए होगा क्योंकि सेलिना बेन के अड्डे के बारे में सब कुछ जानती थी और अब वो सेलिना से बेन के अड्डे के बारे में पूछता है, जिसके बाद बैटमैन सीधे अब बेन के अड्डे पे पहुंच जाता है और वहां जाकर के अब वेन और बैटमैन के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है। लेकिन बेन जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और बैटमैन जो काफ़ी सालों से अपने कमरे में बंद होता है, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया होता है, इसी वजह से वो अब बेन से हारने लगता है और वो वहीं जख्मी होकर के ज़मीन पे गिर जाता है। साथ ही अब बेन बैटमैन से कहता है कि राजल कुल का जो अधूरा सपना था वो अब पूरा होने वाला है और हमें यहाँ पता चलता है कि राजल कुल का सपना यही था कि वो गॉथम शहर को पूरी तरीके से नष्ट यानी कि ख़त्म करना चाहता था। साथ ही अब बेन जो बैटमैन के पास हथियार थे जिन्हें वो बैटमैन सूट पहन करके यूज़ करता था, वो सारे हथियार अब बैटमैन से ले लेता है। साथ ही यहाँ पे बेन को पता होता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन से सारे हथियार लेकर के उसे अब उसी प्राचीन कुएं में छोड़ देता है। अब दूसरे दिन जब ब्रूस वेन की आँख खुलती है तब वो अपने आप को उसी प्राचीन कुएं में देखता है जिस कुएं के बारे में उसे अल्फ्रेड ने बताया होता है और बेन का बचपन इसी कुएं में बीता होता है जहाँ पे सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है और वहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता है और उस कुएं से सिर्फ और सिर्फ बेन ही वापस आ पाया था। अब वहीं दूसरी तरफ हमें बेन को दिखाया जाता है जो अब ब्रूस वेन की कंपनी में पहुंच जाता है जहां पे अब मिरांडा सीईओ होती है और अब बेन, मिरांडा, फॉक्स और साथ ही ब्रूस वेन की कंपनी का एक और मेंबर जिसे वो अपने साथ लेकर के आता है और अब बेन इन तीनों लोगों को न्यूक्लियर रिएक्टर के पास लेके चला आता है क्योंकि अब उस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए ब्रूस वेन की कंपनी के 3 बोर्ड मेंबर की फिंगरप्रिंट चाहिए होती है। अब बेन फॉक्स से कहता है कि तुम अपनी फिंगरप्रिंट इस प्रोग्राम पे लगाओ, लेकिन फॉक्स ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं अब
वेन उस तीसरे बोर्ड मेंबर को मारने की धमकी देता है और ये चीज़ सुनकर के मिरांडा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो फॉक्स से कहती है कि चाहे तुम जो कुछ कर लो, हमें तो इसे करना ही पड़ेगा। जिसके बाद मिरांडा अपने फिंगरप्रिंट्स को न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लगा देती है और फिर फॉक्स और वो बोर्ड मेंबर तीनों उसी अपनी अपनी फिंगरप्रिंट्स को लगा देते हैं, जिससे कि अब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमने वेन को देखा था जो एक आदमी को अपने साथ किडनैप करके लाया था और उस आदमी का नाम बेवल होता है और ये वही साइंटिस्ट होता है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रोग्राम तैयार किया था और यही न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव कर सकता था। अब वेन बेवल से कहता है कि अब तुम अपने काम पे लग जाओ और इस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव करो। वहीं दूसरी तरफ हमें अब कमिश्नर को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ जाता है और उसके पास हम जॉन होता है जो अब सब कमिश्नर को बताता है कि बेन ने वेन कंपनी के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है और वहाँ से उसे 3 बोर्ड मेंबर को भी लेके जा चुका है, जिससे वो अब न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन प्रोजेक्ट को एक्टिव कर रहा है। कमिश्नर जब ये सारी बातें सुनता है तब वो जॉन से कहता है कि पूरी शहर की जो पुलिस है उन सभी को इन्फॉर्म कर दो और सभी को सुरंग में भेज दो और वेन जहाँ भी उसका अड्डा है उसे वहाँ से निकालना। और यहाँ पे पता चलता है ये सब कुछ वेन का ही एक प्लान होता है, क्योंकि जैसे ही अब सभी पुलिस वाले उस सुरंग के अंदर जाते हैं तभी वो उस सुरंग में एक ब्लास्ट कराता है, जिससे कि सभी पुलिस वाले उसी सुरंग में फंसे रह जाते हैं। वहीं अब वेन दूसरी तरफ काफ़ी सारे प्लेग्राउंड में जाकर के बॉम्ब ब्लास्ट कराता है और वो पूरी दुनिया को ये इन्फॉर्म करता है कि अब न्यूक्लियर बम एक्टिव हो चुका है। साथ ही अब वहाँ पे वो बेबल को लाता है और बेबल सभी लोगों को बताता है कि न्यूक्लियर बम को एक्टिव कर दिया गया। न्यूक्लियर बम को बंद होने से सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ और बेन जो अब सबके सामने बेबल को जान से मार देता है और साथ ही साथ बेन अब सभी मुजरिमों जो अब जेल में बंद होते हैं उन सभी को भी आज़ाद करवा देता है। साथ ही बेन को अब कमिश्नर का वो लेटर भी मिल जाता है जो स्पीच कमिश्नर कभी देने वाला था और उस लेटर में ये लिखा होता है कि बैटमैन ने कभी किसी लोगों को नहीं मारा, जबकि उसने लॉयर ने जितने भी गलत काम किए थे उन सभी गलत कामों को उसने अपने सर पे ले लिया था। लॉयर ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी बट वहाँ पे बैटमैन ने आकर के मेरे बेटे को बचा लिया था और लॉयर पूरी दुनिया के सामने गलत ना हो, क्योंकि वो हमेशा से अच्छे काम किया करता था। गलत काम भी संकट में आने की वजह से उसने काफ़ी सारे गलत काम किए थे जिससे कि दुनिया उसे बुरा कहती और बैटमैन ऐसा नहीं चाहता था, इसी वजह से उसने सारे इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिए थे। अब ये सारी बातें पूरी दुनिया को भी पता लग गई थी। साथ ही अब बेन ने उस न्यूक्लियर बम को एक ट्रक में डलवा दिया था और वो ट्रक पूरे शहर में धीरे धीरे करके घूम रहा था और ये बम ऑटोमेटिक 5 महीने बाद ब्लास्ट होने वाला था। साथ ही इस न्यूक्लियर बॉम्ब का एक रिमोट भी था जिससे वो रोका जा सकता था और वो रिमोट किसके पास है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता था और ये रिमोट बेन के पास भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हमें अब ब्रूस वेन को दिखाया जाता है जो अभी भी उसी कुएं के अंदर होता है। कुएं के अंदर उसे रहते हुए 4 महीने हो जाते हैं। ब्रूस वेन अपने आप को दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करता है। वो उसी कुएं के अंदर अपनी बॉडी बनाता है और उसी कुएं में ब्रूस वेन के साथ और भी लोग होते हैं जो अब ब्रूस वेन की मदद कर रहे होते हैं। ब्रूस वेन अपनी दोबारा से बॉडी बनाता है, फिट करता है और कई बार वो उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है बट वो बार बार उस कुएं से नीचे गिर जाता था, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं गिरता था क्योंकि वो रस्सियों से बंधा होता है। ब्रूस वेन के साथ बाकी लोग जो उस कुएं के अंदर दबे होते हैं वो भी इस कुएं से निकलने की कोशिश करते हैं बट वहीं पे एक आदमी जो अब ब्रूस वेन से कहता है कि अभी तक इस कुएं से सिर्फ एक ही बच्चा बाहर निकल पाया है, क्योंकि वो बच्चा यहीं पे पैदा हुआ है और यहीं पे उस बड़ा हुआ है कि जब उसकी माँ को इस कुएं में डाला गया था तब वो प्रेग्नेंट थी और उसकी माँ के अंदर बिल्कुल भी मौत का डर नहीं था। इसी वजह से वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर पैदा हुआ था जिसकी वजह से वो बाहर निकल पाया था। अब वहीं अगेन से ब्रूस वेन उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है और इस बार ब्रूस वेन ने अपने आप को रस्सियों से नहीं बांधा होता है। अब वो बिना रस्सियों के उस कुएं में छलांग लगा करके ऊपर जाने की कोशिश करता है। ब्रूस वेन जिस जगह से बार बार नीचे गिरा करता था अब वो उस जगह को भी क्रॉस कर लेता है और फाइनली ब्रूस वेन अब उस कुएं से बाहर आ जाता है और वहाँ से बाहर आने के बाद ब्रूस वेन सीधे अब गॉथम शहर में आता है। वहाँ आकर के वो अब सेलिना से मिलता है और ब्रूस वेन अब सेलिना को वो सॉफ्टवेयर देता है जो जिससे सेलिना के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड गायब हो सकते थे। डेकर्ड को ये नहीं पता था कि वो अभी तक वो सॉफ्टवेयर बन चुका है और वो सॉफ्टवेयर ब्रूस वेन ने ही बनाया होता है और वो सॉफ्टवेयर ब्रूस वेन के पास ही होता है और सेलिना को वो इसीलिए देता है क्योंकि वो जानता था कि सेलिना के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई जरूर है। साथ ही साथ वो सेलिना की बात इसीलिए भी करता है क्योंकि वो फॉक्स के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि सेलिना को फॉक्स के बारे में पता था कि वो इस समय कहाँ पर है। अब ब्रूस वेन फॉक्स के पास जाता है और फॉक्स उसके बैटमैन की हथियार दोबारा से बना के देता है और साथ ही साथ ब्रूस वेन फॉक्स से पूछता है कि आखिर न्यूक्लियर बम को कैसे रोका जा सकता है। ब्रूस वेन अब दोबारा से अपने बैटमैन के सूट के पास जाता है और उसे वो दोबारा से पहनता है। साथ ही अब
ब्रूस वेन को एक इक्विपमेंट देता है जिसकी मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक सकता था। जिसके बाद फॉक्स अब ब्रूस वेन से कहता है कि तुम इस इक्विपमेंट को जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके पास रख दो, और जब ये इक्विपमेंट न्यूक्लियर बॉम्ब के पास रहेगा तब उससे कोई भी रिमोट से ब्लास्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि अब काफ़ी सारा टाइम बीत चुका है और अब उस न्यूक्लियर बॉम्ब को फटने में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे ही बचे होते हैं, क्योंकि 12 घंटे बाद उस न्यूक्लियर बॉम्ब के 5 महीने पूरे हो जाएंगे और वो ऑटोमेटिक फट जाएगा। जिसके बाद बैटमैन उस इक्विपमेंट को लेकर के सीधे कमिश्नर के पास आता है और उससे वो इक्विपमेंट देता है और साथ साथ कहता है कि इस इक्विपमेंट को तुम न्यूक्लियर बॉम्ब के पास रख देना जहाँ पे वो इस समय। जिसके बाद कमिश्नर उस इक्विपमेंट को लेकर के मिलांडा और साथ ही अपनी पूरी टीम के साथ उस ट्रक को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। फाइनली वो लोग अब पता लगा लेते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब किस ट्रक के अंदर है और वो ट्रक लगातार चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब सेलेना को दिखाते हैं जिसके पास अब ब्रूस वेन आता है और वो अब सेलेना से कहता है कि तुम मेरी बाइक को लो और उन सभी सुरंगों के पास जाओ जिनके अंदर सभी पुलिस वाले फंसे हुए हैं। मेरी बाइक की तोपों के अंदर इतना सारा बारूद है कि वो सभी सुरंगों को खोल देंगे और वो सभी पुलिस वाले बाहर आ जाएंगे। अब सेलेना बैटमैन की बाइक ले लेती है और साथ ही वो बैटमैन से कहती है कि मैं इस काम करने के बाद यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये पूरा शहर तबाह होने वाला है। अब सेलेना बैटमैन की बाइक लेकर के वहाँ से निकलती है और उन सभी सुरंगों को तोपों से खुलवा देती है जिससे कि सभी पुलिस वाले अब बाहर आ जाते हैं और वो आकर के अब वेन की जितने भी आदमी होते हैं उन सभी के साथ लड़ाई करने लगते हैं। और इन्हीं सारी लड़ाई के बीच में वेन भी वहाँ पे शामिल होता है। अब वहीं पे बैटमैन आ जाता है और बैटमैन और वेन के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। अब बैटमैन पहले जैसा एकदम ताकतवर होता है, जिसके बाद वो वेन से अच्छे से फाइट कर रहा होता है। उसी फाइट के दौरान वेन की फेस पे एक मास्क लगा होता है जो ब्रेक हो जाता है। मास्क के ब्रेक होने से वेन को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अब बैटमैन वेन को काफ़ी ज़्यादा मारता है और वेन से पूछता है कि बताओ वो आखिर रिमोट कहाँ पर है जिससे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। और मुझे पता है कि तुम राजल कुल के बेटे हो और तुम ही मुझसे पहले वो इंसान हो जो उस प्राचीन कुएं से बाहर आए थे, क्योंकि बैटमैन को ये चीज़ जब वो उस कुएं में था तब वहाँ के लोगों ने बताया था कि जो बच्चा इस कुएं से पहली बार बाहर जा चुका है वो राजल कुल का बेटा था और राजल कुल जो लीग ऑफ शैडो का लीडर था और वो गौतम शहर को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता था। और राजल कुल को बैटमैन ने काफ़ी टाइम पहले मार दिया था। अब वहीं पे ब्रूस वेन जो वेन को भी मारने जा रहा होता है, बट उसी टाइम वहाँ पीछे से अब कोई उसे आपको गुजर देता है और जैसे ही बैटमैन अब पीछे मुड़ के देखता है तो वो और कोई नहीं जबकि मिलांडा होती है। और मिलांडा जिसको ब्रूस वेन ने अपनी कंपनी का CEO बनाया होता है, उसे मिलांडा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है। जिसके बाद मिलांडा अब बैटमैन से कहती है कि राजल कुल का बेटा नहीं जबकि बेटी, मैं ही वो पहली बच्ची थी जो उस कुएं से बाहर आई थी, जिसके बाद मैं अपने डैड राजल कुल से आकर के मिली थी और उसके बाद मैंने बेन को उस कुएं से निकालने की मदद की थी, क्योंकि बेन ने मुझे उस कुएं से निकालने में मदद किया था। और अपने डैड से मिलने के बाद मैंने बेन को उस कुएं से बाहर निकाला था, क्योंकि बेन ने ही मेरी मदद की थी मुझे उस कुएं से बाहर भेजने में। और मुझे बाहर निकालने की वजह से बेन को उस कुएं में काफ़ी ज़्यादा मारा गया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरी तरीके से ख़राब हो गया था और उसे सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और इसके बाद राजल कुल यानी कि मेरे डैड ने बेन को लीग ऑफ शैडो से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें बेन के अंदर एक शैतान नजर आता था। और बेन जबकि ऐसा नहीं था, वो सिर्फ उसकी गलती से बची थी कि वो मुझसे प्यार करता था और ये चीज़ मेरे डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे सुकून तब मिला जब तुमने मेरे डैड राजल कुल को मार दिया था। अब मिलांडा अपने पॉकेट से उस रिमोट को निकालती है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब यहीं से ब्लास्ट हो सकता था। मिलांडा उस बटन को प्रेस करने जा रही होती है जिससे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता, लेकिन वहीं पे ब्रूस वेन जो मिलांडा को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन मिलांडा ऐसा करना चाहती थी क्योंकि राजल कुल का ये सपना था कि वो गौतम शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर सके और वो राजल कुल का सपना पूरा करना चाहती थी। और अब मिलांडा उस बटन को प्रेस कर देती है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फटता है क्योंकि कमिश्नर ने अब उस ट्रक में न्यूक्लियर बॉम्ब के पास उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रख दिया होता है, जिससे कि अब उस बॉम्ब के पास जो सिग्नल थे वो सारे बंद हो गए थे। अब मिलांडा बैटमैन को बेन के हवाले करके वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो अब उस ट्रक को अपने कब्जे में लेना चाहती थी जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब था। और मिलांडा अब न्यूक्लियर बॉम्ब वाले ट्रक को अपने आप से ड्राइव करने लगती है। अब वहीं बेन जो बैटमैन को मारने ही वाला था, तब तक कि वहाँ पे अब सेलेना आ जाती है और वो अब बैटमैन की बाइक से फायरिंग करने लगती है, जिससे कि वहाँ पे अब बेन की मौत हो जाती है। अब वहाँ से बैटमैन जो अपने फ्लैंक ऑब्जेक्ट को लेकर के वहाँ से निकल जाता है, साथ ही सेलेना बैटमैन की बाइक को लेकर के निकल आती है और ये दोनों अब मिलांडा की ट्रक का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि बैटमैन अब न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जब
ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिव किया गया था तो उसके अंदर से उसे डीएक्टिवेट करने वाले इक्विपमेंट को निकाल दिया गया था। और अब जब न्यूक्लियर बम को एक्टिव किया गया था तो उसे 5 महीने अब पूरे होने वाले थे और वो कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला था। सेलिना और ब्रूस वेन जो अब मिरांडा के सभी लोगों को मार देते हैं और साथ ही अब जो मिरांडा का ट्रक होता है वो अब एक फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है और उस ट्रक नीचे गिरने की वजह से मिरांडा की मौत हो जाती है। अब वहाँ पे ब्रूस वेन और सेलिना आते हैं और ब्रूस वेन को पता था कि अब ये बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हो सकता है, इसी वजह से वो अब इस शहर से इस बॉम्ब को दूर ले जाना चाहता था, क्योंकि जो गौतम शहर है वो समुद्र के बीचों बीच में होता है और उसके चारों तरफ समुद्र होता है और उस शहर में करोड़ों से भी ज़्यादा लोग रहते थे और अगर न्यूक्लियर बम इस शहर में फटता तो ये पूरा शहर खत्म हो जाता और इसके साथ बहुत ज़्यादा तबाही भी होती। इसी वजह से ब्रूस वेन न्यूक्लियर बम को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बांध करके उसे समुद्र के बीचों बीच में लेकर के जाता है और थोड़ी देर में न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से अब बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन की भी मौत हो जाती है। वहीं अब हमें कमिश्नर को दिखाया जाता है जो अब जिसे अभी पता लग जाता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है और अब सभी लोग बैटमैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं और बैटमैन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई होती है, जिसकी वजह से बैटमैन को अब कोई भी बुरा नहीं कहता है। वहीं हमें ये पता चलता है कि बैटमैन की जान बच सकती थी अगर वो फ्लाइंग जेट ऑटो पायलट होता, लेकिन वो ऑटो पायलट नहीं था, जिसकी वजह से बैटमैन की मौत हो गई थी। वहीं अब फॉक्स जो अपने इंजीनियर से बातें कर रहा होता है कि हमें इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ऑटो पायलट बना देना चाहिए था, लेकिन उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ऑटो पायलट ही था। तब फॉक्स अपने टीम मेंबर से पूछता है कि उसे ऑटो पायलट किसने किया था। तब उसके टीम मेंबर बताते हैं कि उसे 6 महीने पहले ही ब्रूस वेन ने ऑटो पायलट कर दिया था और इससे फॉक्स समझ जाता है कि बैटमैन अभी भी जिंदा है और उसकी जो मौत की खबर है वो छोटी है। वहीं हमें दूसरी तरफ एल्फ्रेड को दिखाया जाता है जो अब और एल्फ्रेड जिसने बैटमैन को बस उसकी मॉम डैड के मरने के बाद बचपन से उसे पाला था, वो हमेशा से एक कॉफ़ी शॉप में जाता था कॉफ़ी पीने के लिए और जैसे ही वो अब अगेन से कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने के लिए जाता है तब उसे अपने सामने की टेबल में ब्रूस वेन बैठा हुआ दिखता है। ब्रूस वेन के साथ अब सेलिना है और वो दोनों अब रिलेशनशिप में है। ये देख करके एल्फ्रेड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो ब्रूस वेन के पास नहीं जाता है क्योंकि वो ब्रूस वेन के लिए हमेशा अच्छी लाइफ चाहता था और वो नहीं चाहता था कि किसी को भी ये पता चले कि ब्रूस वेन अभी भी जिंदा है। पूरे शहर को दिखाते हैं जो अब बैटमैन अपना हीरो मानने लगता है और अब गौतम शहर पूरी तरीके से सेफ हो गया था। गौतम शहर को ये सच्चाई मालूम हो गई होती है कि बैटमैन ने लॉयर को नहीं मारा था, जबकि लॉयर ने ही सभी लोगों को मारा था और बैटमैन ने पूरे गौतम शहर को बचाया है। अब वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन जानता था कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है और ब्रूस वेन जॉन के लिए एक बैग छोड़ के गया होता है जिसमें उसके सारे इक्विपमेंट्स का ठिकाना होता है कि उसने अपने सभी बैटमैन के इक्विपमेंट्स को कहाँ पे छुपा रखा है। अब जॉन उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे बैटमैन का सूट और उसके सभी इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। उन सभी को अब जॉन ले लेता है और ब्रूस वेन ने उसे ये सारे इक्विपमेंट्स इसलिए दिए होते हैं ताकि अब अगर गौतम शहर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तब जॉन उस बैटमैन को सूट को पहन करके और बैटमैन के सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करके गौतम शहर को बचाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे पूरी तरीके से एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।